अभी भी पैमाने में थोड़ी शराब बची हुई है। और बहुत अच्छा लोगों ने बोला, आशीष भाई ने बड़ा अच्छा एक शब्द दिया है, अमेच्योर। अंग्रेजी और हिंदी को इन्होंने तो घंत मंत दुई कौड़ी पावा कौड़ी ले हम दिल्ली आवा। जब मैं सुबह दिल्ली आ रहा था तो यही बन गया, घंत मंत दुई कौड़ी पावा कौड़ी ले हम दिल्ली आवा। दिल्ली हमका चाकर की, चाकर यानी नौकर, और दिल दिमाग भूसा भर दिए। यानी दिल्ली जो आ गया उसके दिल और दिमाग में भूसा भर जाता है, ये उनका कहना है। और इन्हीं ये पंक्तियां कहाँ से उभरी हैं? अगर आप अवधी कल्चर को नहीं जानते हैं तो सर्वेश्वर को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आनी ही आनी है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा आंचलिक ना होकर भी मतलब भर के आंचलिक है। हम लोग बचपन में गुनगुनाते थे, हमारी दादी सिखाती थी, खंड मतैया कौड़ी पैया कौड़ी ले हम भुजबक दीन भुजबा हमका लावा दीन लावा लावा बीन चबावा तुरी तुरी घसेरवक दीन घसेरवा हमका घास दीन घास ले हम गैयक दीन गैया हमका दुद्धू दीन दुद्धू ले हम खीर पकाए के सब घर खाए बची कुची बिलरिया खाए। यानी ये जो कौड़ी, ये घंत मंत और कौड़ी आई है, देखिए कितनी ग्रास रूट से वो आई है, बहुत पीछे से आई। फिर आशीष भाई ने कहा कि वो फासिस्ट खतरों की आहट उनके पास नहीं है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, वो भाई हमारे, कि आप खूंटियों पर टंगे लोग को बहुत कायदे से पढ़िए, इतने कायदे से पढ़िए कि आप उसमें देखेंगे कि किस तरह से, क्योंकि सर्वेश्वर को आप कह लीजिए कि वो बर्बाद हुए कि वो बन गए, उसमें अज्ञेय की बड़ी भूमिका है। और अज्ञेय की छाया से मुक्त होकर अगर आप सर्वेश्वर को पढ़ेंगे तब भी आप सर्वेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। मैं एक उदाहरण पढ़ूंगा, पर्चा को मैंने 5000 शब्दों में लिखा है, क्योंकि मैंने काठ की घंटियां से लेकर और कोई मेरे साथ चले तक सबको मैंने कोशिश की मैं सब पर थोड़ी थोड़ी बात कहूं, क्योंकि ये रजा फाउंडेशन की खासियत है कि वो जब चुन कर देते हैं कोई कवि, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत थोड़ा सा उसको पढ़ा हुआ होता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि दोबारा जीवन में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसी बार में सारा पढ़ दूंगा। तो अज्ञेय ने जब उनके ऊपर लिखा तो उन्होंने कहा कि पहली और मुख्य है तंत्र कौशल की कमी, मैं फॉर्मलिस्ट हूं। अज्ञेय ने ये कहा, यानी वो अपने जो कला रूपों का जो आग्रह है, बहुत अधिक कला आग्रही थे। और आप जानते हैं कि वो रेफरी हैं नई कविता के अज्ञेय, जिसके सर्वेश्वर ध्वज वाहक हैं, ये भी आप जानेंगे, क्योंकि नई कविता का जो ना है वो सर्वेश्वर के सा से शुरू होता है। वो कहते हैं कि पहली और मुख्य है तंत्र कौशल की कमी, मैं फॉर्मलिस्ट हूं, इस अभियोग से इतना अभ्यस्त हो गया हूं कि एक बार और उसका जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वह वास्तव में केवल रूपाकार की नहीं है, वह अनुशासित अभिव्यक्ति की बात है। अनुशासन के साथ इतने गहरे और सहज संबंध कि वह अभिव्यक्ति का अंग बन जाए। एक सोने का पिंजरा होता है जिसमें हम पक्षी रखते हैं, एक पक्षी का अस्थिपिंजर होता है जो उसे पक्षी बनाए रखता है और पक्षी से इतर कुछ नहीं होने देता। ये अनुशासन के पर्याय हैं। तो ये जो कला आग्रह है, अज्ञेय चाहते थे कि मैं सर्वेश्वर को परफेक्ट बना दूं, ये अज्ञेय का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन वे क्या गलती कर रहे थे? वे सर्वेश्वर की वर्गीय स्थितियों को नजरअंदाज कर रहे थे। अगर आप कलाकार की वर्गीय स्थितियों को नजरअंदाज करेंगे तब आप उसकी कलाहीनता को नहीं समझ पाएंगे। कला को अर्जित करने के लिए भी हमें कुछ बुनियादी आवश्यकताएं चाहिए होती हैं, कम से कम अवकाश चाहिए होता है कि हमारे पास अवकाश हो। देखिए इन्होंने क्या कहा सर्वेश्वर जी ने अज्ञेय जी के प्रतिवाद में, कि अज्ञेय जो कि उधर प्रतीक में मेरी कविताएं छाप रहे थे, तो इधर मुझे लिखे पत्रों में मेरी बोलचाल की लय को यदि नियंत्रित गद्य कहकर तथा मेरे व्यंग्य को कला के रूप में घटिया कहकर मेरी प्रताड़ना भी कर रहे थे। पर आज सारी कविता वहीं पहुंच गई है, वही गद्य हिंदी कविता में सब लिख रहे हैं जिसे मैंने ही शुरू किया था। ये सर्वेश्वर कह रहे हैं।
खैर यह पता लगाना शोधकर्ताओं का काम है। रही छंदों के स्वभाव की बात तो यूं समझें कि मेरी कविता छंद की बंद गाड़ी में नहीं खुली गाड़ी में बैठी है, अतः छंदों का स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं, खुला और मुक्त है। फिर कला पर बात आती है। बस्ती जिले के पिछड़ेपन के विषय में अवध के समृद्ध क्षेत्रों में एक गंदी अश्लील व्यंग्योक्ति अब तक प्रचलित रही। मैंने स्वयं सुना है, कहीं मैं बस में एक बार बैठा हुआ था तो वो बस के ड्राइवर ने कहा था, उसमें बस्ती के तुक पर कहा गया है आटा महंगा योनि सस्ती। योनि के लिए यहाँ लोक प्रचलित शब्द ग्रहण किया जाए, यानी बस्ती इस कदर गरीब जिला रहा है। तो इससे जो वमनकारी जुगुप्सा मन में उत्पन्न होती है उसे शास्त्रीय कला आग्रहों से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए अज्ञेय तो सर्वेश्वर को समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन विशेष बात यह है कि अज्ञेय उनकी प्रतिभा को वो देख रहे थे, उनकी भाषा को वो देख रहे, वो चाहते थे कि ये परफेक्ट हो जाए। लेकिन आप जानते हैं कि कला भी अपूर्ण है। वास्तव में कला भी जीवन की अपूर्णता का जो त्रास है उससे मुक्ति पाने के लिए, जैसा वो जो रशियन फिल्मकार है ताकोस्की जो कहता है कि टू मच परफेक्शन इज मिस्टेक। अगर ज्यादा परफेक्शन है तो वह भी एक तरह की अपूर्णता है। फिर भी सर्वेश्वर ने कहा कि सूची बहुत लंबी हो जाएगी, उस पर आग्रह मत कीजिए, लेकिन मैंने कविताएं स्वामीनाथन, हिम्मत शाह, कृष्ण खन्ना, मृणालिनी मुखर्जी जैसे चित्रकारों पर, कुमार गंधर्व, श्रीमती राजम जैसे गायक वादकों पर और संयुक्ता पाणिग्रही, भारती शिवाजी, लीला सैमसन, कुमुदनी लखिया, स्वप्न सुंदरी जैसी नृत्यांगनाओं पर भी लिखी। यानी कलाओं से फाइन आर्ट से उन्होंने जुड़ने की भी कोशिश की। मेरे नजदीक जो सर्वेश्वर, ये आलोचक वाली बात जो कही पंकज दादा ने, बहुत सही बात कही, क्योंकि जिस तरह की आलोचना नई कविता पर तो वैसे ही आलोचक पिल पड़े थे। वो जो छायावादी आलोचक थे उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो तो अकेले लोहा ले रहे थे नई कविता के पक्ष में। इसीलिए जो बांस का पुल संग्रह आया सर्वेश्वर का, उन्होंने वो अज्ञेय को समर्पित किया और उन्होंने कहा कि निडर आगे बढ़ो, तुम्हारी राह में एक बांस का पुल है। मेरे नजदीक जो सर्वेश्वर कवि हैं वो इस देश की राजनीतिक स्मृति के कवि हैं। यानी कि आप 1949 से जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और 1983 में जब उनकी मृत्यु हुई, इस बीच की पूरी जो राजनीतिक स्मृति है वो सर्वेश्वर के यहाँ उपस्थित है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी सर्वेश्वर की एक कविता अभी पिछले दिनों पढ़ी थी संसद में, लेकिन उन्होंने गलत चुनाव जैसे लोग करते हैं, जो उनके पक्ष में होगा वही चुनेंगे। उन्हें पढ़नी चाहिए थी कविता धीरे धीरे, लेकिन उन्होंने उनकी जो बहुत प्रसिद्ध कविता है लीग पर ले चले वो पढ़ी थी। थोड़ी सी बातें और कविता पर कह देता हूँ। सर्वेश्वर ने अपनी कविता की जो वकालत की है उसके बारे में क्या लिखा है, तीसरा वक्तव्य से ले लेते हैं कुछ उद्धरण कि और मैं कविता ना लिखता यदि हिंदी के आज के प्रतिष्ठित कवियों में एक भी ऐसा होता जिसकी कविताओं में कवि का एक व्यापक जीवन दर्शन मिलता। फिर मैं विषय वस्तु को रूप विधान से अधिक महत्व देता हूं और मानता हूं कि संपूर्ण नई कविता ने रूप विधान से अधिक विषय वस्तु पर जोर दिया है, चाहे उसके कवियों ने अपने वक्तव्यों में जो भी कहा। मेरे निकट विषय की तीव्रता और पूर्ण प्रभाव रूप विधान से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो काठ की घंटिया की जो कविताएं आप जानते हैं, परिमलीय जो कवि हैं उनका अपना शुरुआती जो दौर रहा है, जो धर्मवीर भारती के यहाँ आपको मिलेगा, वो अभी सुबह बात हो रही थी, इन फिरोजी होंठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये आपको सर्वेश्वर को भी सर्वेश्वर के यहाँ भी मिलेगा काठ की घंटिया में। मैं तुम्हारे लिपस्टिक लगे होंठों की विकृत अरुणिमा में भी पंख खोलकर तैर सकता हूँ। उधर भी फिरोजी होंठों पर जिंदगी बर्बाद हो रही है और इधर भी लिपस्टिक लगे होंठों पर जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये शुरुआती कविता है। यानी बनारस के गीतवादी और इलाहाबाद के रोमानी परिवेश से सर्वेश्वर का अप्रभावित रह जाना मुश्किल था। अतः शुरुआती कविताई में इन दोनों युगीन छापों के अतिरिक्त मंचीय कविता का कलेवर ढला हुआ मिलता है। अवधी रीति का व्यंग जो है वो सर्वेश्वर की कविता का आप ये कह लीजिए कि एक तरह का आलंबन है।
अगर वो नहीं, उसको अगर आप निकाल दीजिए, शायर भी अपने आप में एक आर्ट है। और ये जो भेड़िया ये लाए अपनी कविता में, वो सीधा सीधा ब्रेक से आया, वो ब्रेक्टियन लहजे का। अगर बकरी नाटक पढ़ा जाए तो उस पर भी आपको थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देगा। ब्याह ब्याह की हंसुली गिरो धरी है, थी बस एक चढ़ुआ, चुपाए मारो दुल्हन मारा जाए कौआ। फिर अब राजनीति पर आते हैं। उन्होंने हर तरह की राजनीति से अपने आप को, बस 2 मिनट, हर तरह की राजनीति से अपने आप को अलगाया है। लेकिन उन्होंने जो मृत्यु पर कविताएं लिखी, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की मृत्यु पर, तो सबसे प्यारी कविता जो सर्वेश्वर की है वो नेहरू की मृत्यु पर लिखी गई है, एक सुनी नाव। वो इतना अच्छा बिंब है, मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छी कविता नेहरू की मृत्यु पर लिखी जा सकती थी कि एक सुनी नाव तट पर लौट आई है। बहुत अच्छा बिंब है, यानी आर्ट बहुत है सर्वेश्वर के यहाँ, बहुत कला है अगर आप उसको ढूंढेंगे। लेकिन समस्या ये है, समस्या वर्गीय है बस, और कुछ नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे लेखन पर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी वो परिमल के कवियों में सबसे अधिक लोहियावादी लगते हैं। मैं प्रभाववादी लेखक नहीं हूं, राम मनोहर लोहिया पर कविता लिखने मात्र से मैं लोहियावादी नहीं हूं, ना इसी कारण मेरी रचनाओं में लोहियावाद ढूंढना चाहिए। कवि का दुख भगवान का दुख नाद नहीं होता। फिर देखिए, नेहरू और गांधी ने मेरी काव्य संवेदना को कभी छुआ नहीं, उन पर मेरी कोई कविता नहीं है। नेहरू की मृत्यु पर जरूर है एक सूनी नाव, और गांधी के सत्ता द्वारा इस्तेमाल पर है पंचधातु। शायद कोई गांधीवादी मेरा मित्र नहीं था, लोहियावादी थे, शुरू में क्रांतिकारी थे। सर्वेश्वर भी शुरू में क्रांतिकारी थे, नामपारा क्रांतिकारी संगठन से उनका जुड़ाव था, उनके सदस्यों से उनके साथ उठना बैठना था। लेकिन इनकी माता जी की नौकरी की वजह से ये ज्यादा गहरे नहीं उतर पाए, दूर दूर का रिश्ता रखा कि ऐसा ना हो कि माता जी की नौकरी चली जाए तो जीना मुहाल हो जाए, रोटी दाल पूरी तरफ जाए। थोड़ी सी बात और, सर्वेश्वर स्थिर और स्पष्ट आशा के कवि हैं। मानवीय सामर्थ्य पर उन्हें तनिक संदेह नहीं, लिहाजा दुख का अनर्गल अरण्य रोदन उनके निकट वर्जित है। उनका निजी दुख सफेद निर्मल चादर की भांति है, जिसे बिछाकर वे सो रहते हैं। संघर्ष अवश्य है, और संघर्ष को भी वे मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य अंग और कर्तव्य समझकर उसे व्यावहारिक दर्शन का जामा पहनाते हैं। सर्वेश्वर की कविता में अस्तित्ववादी प्रकार की अवसाद परक निराशा, ऊब और संशय की मीठी दवा है। अस्तित्ववादी दर्शन में जीवन का साहस अंतिम छोर यानी डेड पॉइंट पर जाकर मिलता है, वहां तक जाने की आवश्यकता कहाँ है। बस 2-3 पंक्तियां मैं सुना देता हूं। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियत की नहीं मेरी है। तुम्हारे साथ रहकर कविता की पंक्ति, जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है, ये प्रसिद्ध कविताओं की अप्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियत की नहीं मेरी है, तुम्हारे साथ रहकर। फिर देखिए, जो संकल्प हम में उसी के सहारे हैं। कितनी बड़ी पंक्ति है यार, यानी जो कुछ है छोटा सा एक संकल्प है, उसी के सहारे हैं। फिर संभावनाएं निरंतर हैं, जिंदगी की खोज जो रचना है, रचना जो सार्थक करती है, महत्वाकांक्षा नहीं, जो दूसरों को छोटा करने से ही पनपती है। धन्यवाद, बहुत बातें थी कहने के लिए, लेकिन शेष रह गया।